हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज है इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन दे लेते हैं कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा था। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देखा था, उससे रिलेटेड लूमा देखा था, उससे रिलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में देखा था। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में देखा था। और क्या क्या देखा था, और हम लोगों ने एसिड्स एंड बेसिस का एक डेफिनेशन पढ़ा था। एसिड्स एंड बेसिस का दो डेफिनेशन पढ़ा था, एक था आरएनएस वाला, ठीक है, एक था आरएनएस वाला और दूसरा था ब्रोंस्टेड लोरी वाला। ब्रोंस्टेड लाउरी ये वाला देखा था, आरएनएस थ्योरी एंड ब्रोंस्टेड लाउरी थ्योरी देखा था। तो आज हम वही से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक और एसिड्स एंड बेसिस का थ्योरी है जो कि अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड मोस्ट करेक्ट थ्योरी है। तो वो है ल्यूइस थ्योरी। ठीक है, ल्यूइस थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। ल्यूइस थ्योरी जो है वो आज हम पढ़ेंगे, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो भी होगा इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ हम लोग ब्रोंस्टेड लाउरी थ्योरी से और एक ब्रांच आउट करके हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। याद है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और आज के लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो क्या दिया है ल्यूइस थ्योरी के अनुसार, क्या है, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। हम लोगों ने आरएनएस थ्योरी में क्या किया पढ़ा था कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट एन H पॉजिटिव आयन, मतलब प्रोटॉन। और हम लोगों ने ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी में भी यही पढ़ा था कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट एन H पॉजिटिव आयन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट्स ए लोन पेयर, एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, एसिड्स आर सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, एंड बेसिस आर सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के जो फंडा था हम लोगों ने उसको निकाल ही दिया, H पॉजिटिव को ही निकाल दिया। ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ डील करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। ल्यूइस थ्योरी में हम लोग सिर्फ डील करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, यहाँ पे H पॉजिटिव का कोई फंडा ही नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल में बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो अभी एग्जाम्पल क्या है ल्यूइस एसिड्स का। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ऑल पॉजिटिव सब्सटेंसेज आर एसिड्स। मतलब पॉजिटिव सब्सटेंसेज मतलब जो भी पॉजिटिव फॉर्म में होगा, जो भी एलिमेंट, वो क्या कहलाएगा, वो एसिड्स कहलाएगा। जैसे कि H पॉजिटिव, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रोटॉन यहाँ पे यूज करेंगे कि H पॉजिटिव इज एन एसिड। देन Fe2 पॉजिटिव, आयरन इन 2 पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव। अगर तुम लोगों ने होमवर्क किया होगा अपना कॉन्जुगेट बेस पेयर का जो मैंने दिया था, तब तुम्हें पता होगा कि NH4 पॉजिटिव इज ऑल्सो एन एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे याद था ना, तो कॉन्जुगेट एसिड क्यों बना, ऐसे बना। ठीक है, NH4 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम इन 3 पॉजिटिव फॉर्म। ये सब क्या है, ये सब ल्यूइस एसिड्स है। ठीक है, मतलब जो भी पॉजिटिव सब्सटेंसेस होगा वो होगा एसिड्स। फिर क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड्स, यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कंपाउंड्स विथ सेंट्रल एटम विच हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर ल्यूइस एसिड्स। मतलब जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होगा, मतलब कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो सेंट्रल एटम रहेगा, एक कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम रहता है, जो उसका सेंट्रल एटम रहेगा उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर होगा तो वो बन जाएगा ल्यूइस एसिड्स। जैसे कि BCl3, ठीक है, BCl3 है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो, BF3 है, फिर AlCl3 है, ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये सब है। जैसे कि सपोज मैं BCl3 को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। BCl3 यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है बोरॉन।
बोरॉन का कितना वैलेंसी है? बोरॉन का वैलेंसी है 3, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन कितना डोनेट कर रहा है? क्लोरीन भी डोनेट कर रहा है 3, तो टोटल मिला के कितना बन गया? 6 बन गया। यहाँ पे BCl3 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ऑक्टेट के लिए हमें कितना चाहिए होगा? ये तो पता है ना, ऑक्टेट के लिए हमें चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ऑक्टेट के लिए हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्टेट में है, ठीक है। सेम गोज फॉर BF3, सेम गोज फॉर AlCl3। ऐसे तुम लोग देख सकते हो इनका जो वैलेंस शेल में है वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दिस आर इन इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर्म, ठीक है। फिर नंबर 3 क्या है? नंबर 3 हम लोगों ने दिया हुआ है कि द मॉलिक्यूल विथ सेंट्रल एटम इज डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो जो बाकी का जो एटम्स रहेगा, बाकी का जो उनका मतलब कंपाउंड में जो जो एटम्स रहेगा उनके साथ डबल या ट्रिपल बॉन्डेड में रहेगा। पहला कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड होना पड़ेगा, एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि जो बाकी का एटम्स रहेगा, मतलब सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी का एटम्स रहेगा जिसके साथ डबल या ट्रिपल बॉन्डेड है, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है तब भी उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे कि वो एसिड्स है। इसका एक एग्जाम्पल, मैं इसको थोड़ा और समझाऊंगा लेकिन एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, SO3, NO2, ये सब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बात करूं, यहाँ पे कार्बन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। कार्बन इज द सेंट्रल एटम, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कार्बन का स्ट्रक्चर CO2 में ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बन इज द सेंट्रल एटम, और तुम देख सकते हो उसको कार्बन को छोड़ के, सेंट्रल एटम को छोड़ के जो एटम्स है वो है ऑक्सीजन का, और जो 2 ऑक्सीजन का एटम्स है दोनों ही डबल बॉन्डेड फॉर्म में है। तो ये कंडीशन तो फिलअप हो गया, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कंडीशन फिलअप हो गया। अभी इसको छोड़ के और एक चीज होना पड़ेगा कि बाकी का जो एलिमेंट है, मतलब सेंट्रल एटम को छोड़ के, उसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है हमें पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने पीरियडिसिटी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, और अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो अभी जाके पढ़ेंगे। इस लेक्चर को अभी पॉज करके पीरियडिसिटी वाला चैप्टर खत्म करके फिर इस लेक्चर में आएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि CO2 इज अ ल्यूइस एसिड। SO3 नेगेटिव का भी ऐसा ही फंडा है, NO2 का भी ऐसा ही फंडा है। दीज आर ऑल ल्यूइस एसिड्स, ठीक है, याद रहेगा। एंड जैसा कि मैंने बोल रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने पीरियडिसिटी वाला चैप्टर में करा दिया। तो अभी तुम अगर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो और पीरियडिसिटी नहीं पढ़ा है तो अभी जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में पीरियडिसिटी का तो थोड़ा ही चाहिए, लेकिन थर्मोडाइनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा पहले। पीरियडिसिटी भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर को समझने के लिए, लेकिन वो दोनों चैप्टर कंप्लीट करके आओ, वरना इस चैप्टर तुम्हारे सर के ऊपर से बाउंसर चला जाएगा। तो बाउंसर नहीं जाना है, पहले लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर इसको मतलब वो चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी देख लो, अगर नहीं देखा होगा तो, और अगर देख चुके हो तो तुम्हें तो पता ही होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ल्यूइस बेसिस। सो एग्जांपल्स ऑफ ल्यूइस बेसिस आर ऑल नेगेटिव, जो होगा ऑल नेगेटिव स्पीशीज आर ल्यूइस बेसिस। खत्म, जो भी नेगेटिव स्पीशीज है, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, फिर Cn नेगेटिव, अगर H नेगेटिव भी होता है तो वो सब क्या हो जाता है? ल्यूइस बेसिस हो जाता है, ठीक है। These are all Lewis bases. And नंबर 2 में क्या हुआ है? The neutral molecules with central atom having a lone pair of electrons. मतलब यहाँ पे बोला है कि जिस कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम रहेगा उसके ऊपर अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उन सबको हम लोग ल्यूइस बेसिस में कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम देख सकते हो H2O है, ठीक है, NH3 है, एल्कोहल्स जो भी है, एल्कोहल्स मतलब वो मिथानॉल, इथानॉल, जो भी है, मिथानॉल, इथानॉल एंड एटसेट्रा, जो भी है
ये सब हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया ल्यूइस बेसिस। जैसे कि सपोज H2O का अगर हम लोग पकड़ ले, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे देयर आर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू पेयर्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, ठीक है, टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसी के वजह से क्या बन गया, ये H2O इज अ बेस, H2O इज कंसीडर्ड एज अ ल्यूइस बेस, ठीक है। ये सब को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। ल्यूइस एसिड सब समझ में आ गया, ल्यूइस बेसिस सब समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो ल्यूइस थ्योरी है, ये इसको हम लोग सबसे एक्सेप्टेबल फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं आरएनएस थ्योरी को और क्यों नहीं ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी को बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका है लिमिटेशंस ऑफ ब्रोस्टेड-लोरी एंड आरएनएस थ्योरी। अच्छा, तो पहला दो पॉइंट ये हमको याद रखना है। तो पहले से हम लोग समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सम ऑक्साइड्स लाइक CO2। CO2 इज एसिडिक, जैसा कि हम लोगों ने देखा, SO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ये सब ल्यूइस थ्योरी ने बहुत आराम से इसको हम लोगों को समझा दिया, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO3, NO2 ये सब एसिड्स की तरह मतलब काम कर रहे हैं, एसिड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आरएनएस थ्योरी ने भी नहीं कर पाए, और ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन ल्यूइस थ्योरी ने एक्सप्लेन कर लिया। इसलिए ल्यूइस थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेबल, ठीक है। एंड आरएनएस थ्योरी एंड ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी का यही मतलब लिमिटेशंस है। फिर इट इज ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ सम ऑक्साइड, जैसे कि MnO, CaO, इसका बेसिक कैरेक्टर भी ये दोनों थ्योरी नहीं बता पाए। ऑल्सो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ AlCl3, BCl3, ये सब भी नहीं बता पाए, जैसे कि ल्यूइस स्ट्रक्चर बता पाया बहुत ही इजीली, और हमने वो सब सीख भी लिया अभी, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो एसिड बेसिस वगैरह का जो काम होता है ना, अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए खत्म होगा, लेकिन फिर से वो वापस आएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अभी ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे मतलब सब स्टूडेंट्स का यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का मतलब ब्रेन में थोड़ा सा कंफ्यूजन जग जाता है जब भी ये कॉन्सेप्ट कोई समझाने जाता है या फिर कोई ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जाता है। क्योंकि ये जब मैं स्टूडेंट था, तब जब मेरे टीचर ने ये मुझे पढ़ाया था ना, तब भी मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तब मैंने जब हाई सेकेंडरी पढ़ा है, मैं जब +1 में था, क्लास 11 में था, तब मुझे इतना अच्छा मतलब रिसोर्सेज नहीं मिलता था ऑनलाइन। अभी तो चलो क्लास विस्टा है, तुम लोगों को बहुत अच्छा रिसोर्सेज मिल जा रहा है, मुझे पता है, क्योंकि क्लास 12 में भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे शुभम सर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। जो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स है वो अगर देख रहे हैं तो तुम भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और जो क्लास 11 वाले हैं तो तुम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्लास 12 अब तुम लोग मेरे से भी ज़्यादा एक बेहतरीन टीचर के हाथ में तुम लोग पहुंच जाओगे। वहाँ पे क्लास 12 बहुत ही ईजिली तुम लोग समझ पाओगे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। जो भी हो उसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए जो मैं कहानी बता रहा था, ये जो टॉपिक है, जब मैं पढ़ रहा था तब तो ऐसा ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं था, और जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था तब मेरे दिमाग में उतना घुसा नहीं। और एक्चुअली में क्या होता है, ये जब मैं भी पढ़ाता हूँ ना, जब मैं ऑफलाइन बैचेस में ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो सबका कॉन्सेप्ट का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि ये सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो। जो लिखा हुआ है उसको ध्यान ही मत दो। पहले मुझे एक बात बताओ, ठीक है। जो मैंने बोला था डिसोसिएशन के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा बात किया था, इस लेक्चर में थोड़ा और बात करेंगे। जो डिसोसिएशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जो कुछ भी चीज़ है, चलो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। इसको पहले इस स्लाइड को यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, तो डिसोसिएशन के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया था कि कोई भी अगर आयनिक चीज़ है, सपोज AB एक आयनिक मटेरियल है, ठीक है। AB इज एन आयनिक मटेरियल। अभी क्या है, इसको अगर मैं पानी में दे दूं, अरे ये कुछ डिस्टर्ब दे रहा है, रुको रुको रुको। सपोज AB
एक आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। सॉरी वहाँ पे डिस्टर्ब दे रहा था। इसको अगर मैं पानी में दे दूँ, एक बीकर है जहाँ पे पानी है, जहाँ पे क्या है H2O है, ठीक है। इस पानी में अगर दे दूँ, तब तुम्हें मैंने बोला था कि ये जो है ये आयनिक चीज़ में आयनिक फॉर्म में टूट जाता है। जैसे कि ये सपोज बन जाएगा A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, या फिर A नेगेटिव B पॉजिटिव, ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, एक कैटायन बन जाएगा, एक एनायन बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? अभी यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था जब मैंने एसिड्स के बारे में पढ़ाया था। सपोज HCl को अगर तुम यहाँ पे डालोगे, HCl को अगर तुम लोग यहाँ पे डालोगे, तब तुम्हें क्या दिखाई देगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मतलब HCl को अगर पानी में तुम घोलोगे, डिजोल्व करोगे, तो वहाँ पे जाके HCl डिसोसिएट होके H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर तुम सपोज NaOH डाल दोगे, तब यहाँ से क्या निकल गया, मतलब कैसे डिजोल्व होगा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन, ठीक है। मतलब उसके आयनिक फॉर्म तक पहुंच जाएगा, जहाँ पे हमको एक कैटायन मिलेगा और हमको एक एनायन मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अभी सपोज ये जो चीज़ है ये सबके ऊपर लागू होता है, जो कुछ मतलब वाटर में डिजोल्व होगा, ठीक है। वाटर में डिजोल्व एज इन लाइक नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डोंट गेट डिजोल्व्ड इन वाटर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। नाउ थिंक अबाउट इट, ओके। H2O जो है वो भी एक आयनिक कंपाउंड है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। अगर मैं H2O को H2O वाले बीकर में डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? H2O ही है, और इस H2O को यहाँ पे मैं डाल दूं, क्या ये H2O डिसोसिएट करेगा? हाँ, जरूर डिसोसिएट करेगा। किस में डिसोसिएट करेगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ये डिसोसिएट करेगा, ठीक है। ये जो चीज़ है, यहीं पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ जाता है कि वाटर में वाटर कैसे डिसोसिएट हो रहा है। हम लोग तो अभी तक जानते थे कि वाटर में बाकी चीज़ डिसोसिएट होता है, तब वाटर में वाटर कैसे डिसोसिएट हो रहा है? इसी चीज़ को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के मन में, उन सब का कॉन्सेप्ट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को तुम लोगों को भूलना नहीं है कि वाटर में तो डिसोसिएट होता है, लेकिन वाटर भी डिसोसिएट होता है। वाटर में जैसे सब कुछ डिसोसिएट होता है, वैसे वाटर भी डिसोसिएट होता है, थोड़ा कम होता है। और वहाँ से ही हम लोग का ये थ्योरम का शुरुआत है कि प्योर वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एंड इज वेरी स्लाइटली डिसोसिएटेड, ठीक है। एज क्या होता है? H2O जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में जो होता है, तब क्या होता है? थोड़ा सा स्लाइटली डिसोसिएट होके H पॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म, मतलब H पॉजिटिव इन डिसॉल्व फॉर्म एंड OH नेगेटिव इन डिसॉल्व फॉर्म बनता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का पहला बेसिक जो चीज़ है यहाँ तक ही खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो ही नेक्स्ट चीज़ में आगे बढ़ो, मतलब इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ो। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा पॉज करो, थोड़ा पीछे जाओ और फिर से सुनो मैंने क्या बोला है कि वाटर खुद में तो डिसॉल्व करता है, खुद में तो डिसोसिएट करवाता ही है सब कुछ चीज़ को, सब इलेक्ट्रोलाइट को, सब आयोनिक चीज़ को, लेकिन वाटर खुद आयोनिक कंपाउंड होने के लिए वो खुद को भी डिसोसिएट करवा देता है, वो खुद भी डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट तरफ की जाते हैं। अगर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया अप्लाई कर दिया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बन जाएगा? ऐसे वी कैन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ढूंढ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मिलेगा? K इक्वल टू इट विल बी ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो होगा H पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस डिवाइडेड बाय H2O इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग ने पहले ही डिटरमाइन किया था कि इट डिसोसिएट्स वेरी स्लाइटली। अब ये इतना ही स्लाइटली है
कि हम लोग इसको कांस्टेंट भी पकड़ सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, डिसोसिएशन ऑफ वाटर is so less its concentration remains almost unchanged, मतलब वो चेंज नहीं होगा, and can be taken as constant। ठीक है, उसका क्या होगा, उसका जो मतलब डिसोसिएशन होगा इतना ही लेस होगा लेकिन ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा, और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, H2O को इधर लेके जाए, H2O को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाए, क्या बन जाएगा, इट विल बिकम, so we can write K H2O liquid equal to H positive aqueous into OH negative aqueous। खत्म हुआ। अभी इस कांस्टेंट को K इंटू, मतलब K कांस्टेंट है, H2 ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे H2 ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है, हम लोगों ने ये डिटरमाइन किया कैसे कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज सो लेस इस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड या फिर इक्वल, मतलब कांस्टेंट। सो H2O ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहेगा, इट्स नॉट लाइक टोटली अनचेंज्ड बट ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट बन गया, उस कांस्टेंट को हम लोगों ने नाम दिया KW। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, KW, H पॉजिटिव एक्वस इनटू OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, इस रिएक्शन को तुम लोग एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, इस रिएक्शन को, इस मतलब इक्वेशन को, अरे इस इक्वेशन को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, क्योंकि दिस इज द रिलेशन फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। दिस इज द रिलेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर वेयर KW is equal to KH2O, K into H2O is equal to is called the ionic product of water। यहाँ पे हमने हेडिंग में दिया था ना, ionic product of water, this is called the ionic product of water। ठीक है, और इसको हम लोग और भी एक नाम देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसका जो वैल्यू है वो है ऑलमोस्ट 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 m स्क्वायर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पता है इसका वैल्यू भी तुम लोग मतलब इसके अंदर डाल सकते हो, बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू भी बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। दिस इज द वैल्यू फॉर KW। ठीक है, समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया कैसे वाटर डिसोसिएट होता है, कैसे वाटर खुद डिसोसिएट होता है, और उसका भी एक डिसोसिएशन, स्पेशल डिसोसिएशन कांस्टेंट है, KW से हम डिनोट करते हैं। और आयनिक प्रोडक्ट क्या है ये सब। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ आया। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट तुम लोग एक नोट लिखना। ठीक है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड ही है, एक नोट लिखना। ठीक है, तो ये क्या है, पहले मैं लिखा देता हूँ फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, सिंस 1 mole of water molecule gives equal number of H positive aqueous and OH negative aqueous। ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमको हम लोग कंसीडर करेंगे, वहाँ पे क्या होता है, अगर वो डिसोसिएट जब भी करता है, जितना भी करता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में करता है, लेकिन जितना भी करता है वहाँ पे H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा और OH नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो
इक्वल होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अभी हमको क्या पता है, KW इक्वल टू H पॉजिटिव मतलब एक्वस एंड OH नेगेटिव। तो अगर इसके बदले में मतलब OH नेगेटिव के बदले मैं H पॉजिटिव बिठा सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, H पॉजिटिव होल स्क्वायर के साथ इक्वल है। या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ कि H पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव सब्सटीट्यूट कर दिया तो इक्वल टू OH नेगेटिव के स्क्वायर में है KW फॉर प्योर वाटर, ठीक है, फॉर प्योर वाटर हो गया। फॉर प्योर वाटर ये हो गया। अभी इसका वैल्यू हमको क्या पता है, इसका वैल्यू है 10⁻⁻14 m स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर को हटा दें, KW को अगर मैं H पॉजिटिव लिख दूँ, सॉरी KW को नहीं, मतलब सिर्फ अगर H पॉजिटिव को अगर ढूंढना चाहूँ, H पॉजिटिव को अगर मैं ढूंढना चाहूँ, H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव को ढूंढना चाहूँ कि कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 है, ठीक है, याद रहेगा 10⁻⁻7 है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये भी लिख लो फॉर प्योर वाटर। फॉर प्योर वाटर ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इज 10⁻⁻7 m स्क्वायर, ठीक है। एंड फॉर प्योर वाटर KW इक्वल टू H पॉजिटिव होल स्क्वायर इक्वल टू OH नेगेटिव होल स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻14 m स्क्वायर, ठीक है। ये सब एक नोट है, क्योंकि यहाँ से ही हम लोगों को एक और चीज़ के बारे में पता चलेगा जो कि आपके डे टू डे लाइफ में आप बहुत बार यूज़ करते होगे, अपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जो कि है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज pH स्केल। अभी ये pH स्केल क्या है, यहाँ पे तो डेफिनेशन है, लेकिन ये pH, ठीक है, pH जो है यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो मतलब टीचर्स है वो बहुत कुछ बोलेंगे आप लोगों को। कोई बोलेगा कि pH इज इक्वल टू पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। या फिर कोई टीचर्स बोलेगा कि pH इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलेगा, ठीक है। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसका फुल फॉर्म बोलेगा। सब टीचर, मैं आशा करता हूँ कि सब टीचर वो क्या बोलते हैं डेफिनेशन को सही बोलेंगे, लेकिन वो pH का जो फुल फॉर्म है ये सब बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। और उन टीचर्स को तुम लोग एक बात बताना कि सर दैट इज रॉन्ग, pH का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, ठीक है। pH का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है। इट्स अ फनी थिंग, इट्स अ फनी स्टोरी अबाउट साइंस, इट्स अ फनी स्टोरी अबाउट केमिस्ट्री, कि जो pH है उसका कोई डायरेक्ट फुल फॉर्म नहीं है। उसके बारे में एक रिसर्च पेपर जो है, रिसर्च पेपर नहीं है, रिसर्च पेपर जो है वो तो बहुत बड़ा है, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तुम लोग वो पढ़ सकते हो। देयर इज नथिंग व्हेन pH ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जो एक्चुअल थीसिस पेपर लिखा गया था ना, जो एक्चुअल रिसर्च पेपर लिखा गया था, वहाँ पे pH का कोई डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है। नॉट पावर ऑफ हाइड्रोजन, नॉट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, नॉट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। pH को सिर्फ pH ही बोला है, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो कुछ बोला ही नहीं, उसका जो मीनिंग है, ठीक है। तो pH को pH की तरह ट्रीट करो और pH का सिर्फ डेफिनेशन याद करो और pH के जो एप्लीकेशन है वो याद करो। सो pH जो है वो एक स्केल है, वो स्केल क्या नापता है, ठीक है। डेफिनेशन तो पढ़ेंगे, डेफिनेशन तो तुम ऑलरेडी 2-3 बार देख चुके होगे क्योंकि स्क्रीन में ही है। जो pH स्केल है वो क्या नापता है, वो नापता है वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ये नापता है वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। एंड ये जो pH स्केल है, जैसे कि तुम सोच सकते हो कि जो हम लोगों का बेसिक रूलर है वह नॉर्मल जो होता है 10 to 15 सेंटीमीटर या 10 to 30 सेंटीमीटर ऐसा होता है ना, जो सपोज टेम्परेचर का स्केल है 0 to 100 या उससे भी ज़्यादा डिग्रीज में होता है वगैरह वगैरह, ये सब है। तो ये जो pH स्केल है, ये स्केल कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना ये pH स्केल जो है, pH स्केल इज फ्रॉम 0 to 14, मतलब 14 के ऊपर भी जाता है, 0 के नीचे भी आता है, लेकिन हम लोग बेसिकली अप टू 0 to 14 ही हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। एंड इट्स मिड पॉइंट इज एट 7, ठीक है। 7 से जो नीचे होगा
मतलब 7 से कम जो होगा वो सब होगा एसिडिक, एंड 7 से जो ज़्यादा होगा वो सब होगा बेसिक या एल्केलाइन, ठीक है, जो भी है। अभी पीएच का अभी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। मैंने बहुत देर तक आप लोगों को रोक के रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब पीएच क्या है, पीएच क्या है, इसको अगर हम साइड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वो जो थ्योरी है, जो भी है, पीएच इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, या फिर ऐसे पकड़ सकते हैं, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H3 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है, H3O पॉजिटिव आयन। ये क्यों हम लोगों ने लिखा, ये अभी तुम लोगों के पढ़ाई के स्कोप से ऊपर का चीज़ है, क्योंकि अभी तक तुम यही समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन तुम लगा दोगे कि H2O डिसोसिएट होके H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनता है। ये एक्चुअली में थोड़ा हाई लेवल स्टडीज़ में ये पता चल गया कि वो एक्चुअली में H3O पॉजिटिव बनता है, ठीक है। H2O जब डिसोसिएट करेगा, स्लाइटली डिसोसिएट करेगा, वो H3O पॉजिटिव बनता है, OH नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाई है, वहाँ पे पीएच का डिफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी के लिए ये मान के चलो, यही तुम्हारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएच इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, यही है। ऐसा आप सोच सकते हो, फॉर प्योर वाटर तुम लिख सकते हो, फॉर प्योर वाटर, ठीक है, फॉर प्योर वाटर pH विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। और हमको क्या पता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि फॉर प्योर वाटर H पॉजिटिव का कितना है, इतना है, 10⁻⁻7 है। तो 10⁻⁻7 अगर यहाँ पे हम लोगों ने बिठा देते हैं, तो माइनस लॉग 10⁻⁻7, -7 सामने आ जाएगा। लॉग को तोड़ना तो पता है तुम्हें, तो -7 लॉग ऑफ 10, यहाँ पे भी लॉग बेस 10 है, तो ये वो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा +7। सो प्योर वाटर का है +7, और हम लोगों को पता है प्योर वाटर इज न्यूट्रल, ठीक है, प्योर वाटर इज न्यूट्रल, इसीलिए प्योर वाटर का हो गया 7। नीचे आ गया तो वो हो गया एसिडिक, 7 से कम हो गया तो वो हो गया एसिडिक, एंड 7 से ज़्यादा हो गया तो वो हो गया बेसिक, ठीक है। अभी पता चल गया, फॉर प्योर वाटर इट इज 7। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, शो दैट pH प्लस P ऑफ OH इज इक्वल टू 40। हाँ, ये कैसे करना है, इसको सोल्यूशन इजी है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी मैंने सब डिटेल्स तुम्हारे सामने पेश करके दिया है ऑलरेडी। क्या दिया है, वी नो फॉर प्योर वाटर, मैंने नोट में सब लिखा दिया, इसलिए मैंने वो नोट पहले दे दिया ताकि तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि क्वेश्चन देखते ही तुम लोग समझ जाओ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मैजिक हैट से कुछ ट्रिक्स निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने सब तुम्हारे सामने ट्रिक्स को खोल के रख दिया है, तुम्हें सिर्फ देखना होगा और समझना होगा, और मैं उसी समझाने के लिए हेल्प करूँगा। तो क्या है, वी नो फॉर प्योर वाटर KW को मैंने क्या लिखा था, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इक्वल टू 10⁻⁻14। ये हम लोगों का आयोनिक प्रोडक्ट था, डिसोसिएशन कांस्टेंट था, ठीक है। अभी बोथ साइड में अगर लॉग ले ले, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने लॉग ले लिया बोथ साइड में, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बन जाएगा लॉग ऑफ 10⁻⁻14 हुआ। अभी ये इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, लॉग ऑफ H पॉजिटिव अगर मल्टीप्लाई रहता है तो तोड़ने के बाद वो बन जाएगा पॉजिटिव, लॉग ऑफ मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस OH नेगेटिव इक्वल टू, ये सामने आ जाएगा, ठीक है। छोड़ो इसको, अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं -14, ठीक है। अभी हर चीज़ में नेगेटिव ले लेते हैं, मतलब सब मल्टीप्लाइंग विथ अ नेगेटिव साइन, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 हुआ। सो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव हमें पता है, उसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज P ऑफ H, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ OH नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव इज
P ऑफ OH इक्वल टू, ये कितना हो गया, -n -14 इज +14 log 10 को हम बोल सकते हैं कि 1 है, तो PH प्लस P ऑफ OH इज इक्वल टू +14 एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये हम लोगों को पता चल गया, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों ने वो नोट लिखा था, वो जो नोट में लिखा था ना वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी चीज़ जो मैं क्लास में कराता हूँ वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मैं लिखाता हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो मैं नहीं लिखाता, जो मैं से बोलता हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अच्छे से लेक्चर को देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से नोट्स भी बनाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। सॉल्युबिलिटी तो तुम्हें पता है कि सॉल्युबिलिटी इज द कितना, मतलब सॉल्यूशन में वो घुलता है, ठीक है, मतलब वाटर में वो कितना डिसॉल्व करेगा उसको हम लोग बोलेंगे उसका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है, ओह मैंने वहाँ पे इसको कॉपी कर लिया था इसलिए शायद ये आ गया, इसको काट दो, इसको काट दो, ये पीएच वाला डेफिनेशन आ गया, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो रिलेशन है उसको देखेंगे, ठीक है। क्या कैसे देखेंगे इसको, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, मतलब एक मैथमेटिकल डिराइवेशन की तरफ से देखेंगे, ठीक है। फिर मैं समझा दूंगा, पहले डिराइवेशन थोड़ा कर लेंगे। क्या लेंगे, लेट solubility of a sparingly soluble salt, ठीक है। हम लोगों ने क्या ले लिया, एक स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। अब ये स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या है, थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे तुम लोग सोच सकते हो स्पेयरिंगली सोल्यूबल इज थोड़ा सा सोल्यूबल, स्पेयरिंगली सोल्यूबल का मीनिंग है थोड़ा सा सोल्यूबल। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा सोल्यूबल ऐसा कुछ सॉल्ट क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं पूरा डिजोल्व होने वाला एक सॉल्ट ले लूँ कि कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, तब तो हम लोगों को पता ही है कि उसका सॉल्युबिलिटी तो 100% है, ठीक है, उसका सॉल्युबिलिटी 100 है। तो हम लोगों ने ऐसा एक सॉल्ट ले लिया जो स्पेयरिंगली सोल्यूबल है। ऐसा नहीं कि जीरो सोल्यूबल है, अनसोल्यूबल है, और ऐसा नहीं कि वो पूरा सोल्यूबल है, 100% सोल्यूबल है। ऐसा एक सॉल्ट ले लिया जो मे बी 0 और 100% के बीच में किसी भी परसेंटेज तक सोल्यूबल है, ठीक है। उस सॉल्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, AXBY ऐसा स्ट्रक्चर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग एक सॉल्ट पकड़ सकते हो, ऐसा एग्जांपल के तौर पे तुम लोग सोच सकते हो, ऐसा एक सॉल्ट है MgCl2, ठीक है, MgCl2, ठीक है, यहाँ पे Mg1Cl2 ऐसा है, ठीक है, AXBY फॉर्म में है, समझ आया। और उसका सॉल्युबिलिटी कितना है, सॉल्युबिलिटी B S मोल पर लीटर, तो भी S मोल पर लीटर, ठीक है। अभी क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, मतलब डिसोसिएट तो करेगा, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच जाएगा डिसोसिएशन करते करते, तो उस जगह पे मैं डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम को कैसे लिख सकता हूँ, AXBY is getting broken down to X moles of A Y positive and Y moles of B X negative, ठीक है। जैसे कि तुम ऐसे भी सोच सकते हो, जो मैंने MgCl2 का एग्जाम्पल दिया है ना, वो कैसे टूटता है, MgCl2 कैसे टूटता है, Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि Mg का जो नीचे वाला पोर्शन रहता है वो Cl ले लेता है, और Cl का जो नीचे वाला पोर्शन रहता है वो Mg ले लेता है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही पकड़ के चलो। फिर मैंने क्या बोला कि AXBY कितना सॉल्युबल है, उसका सॉल्युबिलिटी कितना है, S मोल पर लीटर। तो A टू द पावर Y पॉजिटिव, मतलब X मोल्स ऑफ AY पॉजिटिव कितना होगा, XS मोल पर लीटर, एंड YB का कितना होगा, YS मोल पर लीटर, ठीक है। ये होगा XS मोल पर लीटर एंड दिस विल बी YS मोल पर लीटर। अभी क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हमें क्या पता चल जाएगा, अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इस पर लगा देंगे,
हमें पता चल जाएगा कि कांस्टेंट के, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू ए वाई पॉजिटिव टू द पावर एक्स, मतलब एक्स मोल्स, एंड बी बी एक्स नेगेटिव, इट्स बी एक्स नेगेटिव टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई हो गया। अभी ए एक्स बी वाई को इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, के ए एक्स बी वाई इक्वल टू ए वाई पॉजिटिव टू द पावर एक्स बी एक्स नेगेटिव टू द पावर वाई बन गया। अभी इसको हम लोग, दोनों ही कांस्टेंट है ए एक्स बी वाई, क्योंकि वहाँ पे ए स्मॉल से डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, तो दो कांस्टेंट को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं के एस पी, यहाँ पे के एस पी। दिस के एस पी इज ऑल्सो नोन एज, मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ, दिस के एस पी इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस कांस्टेंट से हम लोग एक सॉल्ट का कितना सॉल्युबल होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। के एस पी इक्वल टू ए टू द पावर वाई पॉजिटिव, मतलब ए वाई पॉजिटिव आयन टू द पावर एक्स एंड बी एक्स नेगेटिव आयन टू द पावर वाई। इसको तुम ब्रैकेट में रख सकते हो, ठीक है, इसको तुम ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो, ठीक हो गया। अभी इसको के एस पी को और भी तुम अगर तोड़ोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, ए वाई पॉजिटिव को हम लोगों ने क्या लिखा था, ए वाई पॉजिटिव कितना है, एक्स से स्मॉल है, एंड वाई बी ए एक्स टाइम्स, मतलब एक्स मोल्स ऑफ ए वाई पॉजिटिव को हम लोगों ने लिखा था एक्स एस, एंड वाई टाइम्स ऑफ, मतलब वाई मोल्स ऑफ बी एक्स नेगेटिव को हम लोगों ने लिखा था वाई एस। तो इस जगह पे तुम लोग इसको पुट कर सकते हो, क्या बन जाएगा ये, एक्स एस टू द पावर एक्स एंड वाई एस टू द पावर वाई। इसको अगर तोड़ोगे क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर एक्स, एस टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, एस टू द पावर वाई। इसको और भी अगर तोड़ोगे तो एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, एस को कॉमन ले लो, ऊपर में आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ के एस पी, ठीक है। इससे भी मैथमेटिकल आ सकता है, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलेंगे दिस इज द रिलेशन बिटवीन, this is the relation between solubility and solubility product, ठीक है, समझ आया, ठीक है। चलो अभी थैंक यू से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा आप लोगों के साथ बात करना है मुझे। मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही, मतलब एनसीईआरटी फोकस्ड पढ़ाया है, एनसीईआरटी फोकस्ड एंड बोल सकते हो कि बोर्ड्स फोकस्ड पढ़ाया है। वो बोर्ड्स कुछ भी हो सकता है, स्टेट बोर्ड हो सकता है एंड सीबीएसई भी हो सकता है, ठीक है, आईसीएसई भी पकड़ लो। लेकिन आईसीएसई में एक चीज़ होता है एंड कॉम्पिटिटिव्स में एक चीज़ होता है। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होगा ना, उन सब में एक चीज़ होगा, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होगा ना, उन सब चीज़ में एक चीज़ हम लोगों को पढ़ना होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर से, जो कि है इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ना के, उसको लेके 2-3 मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तुम्हें वो जो के है डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको लेके थोड़ा बहुत मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह तो पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आता है, तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग अगर यूट्यूब में कहीं भी जाओगे ना, किसी भी मतलब चैनल का अगर तुम उठा लोगे, तो वो सब सिर्फ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वीडियो ज़्यादा चलता है, तुम लोगों को पता ही होगा। मैं किसी की बुराई नहीं करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता या कोई बुरा पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन वो सब थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके फोकस में पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट को लेके जो मैथमेटिक्स है उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं। और ये जो एसिड बेसिस का चीज़ें हैं ना, वो लोग स्किप करके जाते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो एसिड बेसिस थ्योरीज है, पीएच स्केल है, इस सब को स्किप करके जाते हैं। मैंने ये सब तुम लोगों को पहले पढ़ाया है, ठीक है, मैंने ये सब तुम लोगों को पहले पढ़ाया, क्योंकि मुझे फोकस करना था एनसीईआरटी एंड बोर्ड्स में, ठीक है। एनसीईआरटी फोकस था एंड बोर्ड्स फोकस्ड है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने ये सब पहले पढ़ाया। अगर तुम्हें ये जो
जेईई और नीट फोकस्ड का जो चीज़ें हैं, जो 1-2 चीज़ें ही एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा है, वो के को लेके 2-3 न्यूमेरिकल्स, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट को लेके जो 2-3 न्यूमेरिकल्स होगा, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जो होगा न्यूमेरिकल्स फोकस्ड, ठीक है, न्यूमेरिकल्स फोकस्ड। एंड मैं न्यूमेरिकल्स वाला कोई भी वीडियो अभी तक मैंने रिलीज नहीं किया है। मैंने 2-3 ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडाइनमिक्स का भी है, पीरियोडिसिटी का इतना नहीं है, इक्विलिब्रियम का होगा, ठीक है। और ये जो KSP वाला भी न्यूमेरिकल्स 2-3 आ सकता है, ठीक है। तो पीएच वाला भी आ सकता है, 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं न्यूमेरिकल्स फोकस वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ ही दूंगा, ये टॉपिक कराऊंगा ही नहीं, वो न्यूमेरिकल्स फोकस वीडियो में रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फोकस वीडियो तुमको पता ही है कि JEE और नीट के स्टूडेंट्स के लिए ही ज़्यादा बना है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा स्टेट बोर्ड में आते नहीं है, जो आएंगे वो तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो भी देख लो, समझ लो। ज़्यादा जानने में कोई मतलब अगर जानोगे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, एग्जाम के लिए एडवांटेज ही है। क्या पता शायद इस बार बोर्ड्स में के वाला भी दे, के वाला भी ज़्यादा मतलब न्यूमेरिकल्स दे भी दे 1-2, तब तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ ये तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि ऐसा मत सोचो कि मैं स्किप ही करके गया, मैं कराऊंगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स वाले फोकस्ड वीडियो में रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स फोकस्ड वीडियो में रहेगा। और बाकी जो रह गया वो बफर कैपेसिटी वगैरह, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, जो अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में बताना, और जो अच्छा नहीं लगेगा, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद नहीं आया, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के जाओ, ताकि मैं खुद इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था फीडबैक इज़ इंपॉर्टेंट। तुम मुझे फीडबैक दोगे तो ही मैं समझ पाऊंगा कि कैसे तुम लोगों को ही समझाना है। एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। ऑल्सो इन द मीन टाइम सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि वो जो न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो जब आए ना, तो तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए, इसलिए बेल आइकन भी ऑन करके रखो। एंड यू कैन ऑल्सो गेट आवर जो भी रिसोर्सेस है, वो मैं टेलीग्राम चैनल में ही देता हूँ, @classvista केमिस्ट्री। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लेक्चर नोट्स तो मिलेंगे ही, उसको छोड़ के भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। या फिर थोड़ा अगर गुड टाइम स्पेंड करना है तो वहाँ पे मीम्स भी वगैरह भी मिल जाएगा। केमिस्ट्री रिलेटेड ही मीम्स मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और अगर तुम्हें हम लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, तो इंस्टाग्राम ID में मैं डाल देता हूँ। फिर भी मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि ज़्यादा सोशल मीडिया में फोकस मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन अगर करना ही है तो थोड़ा पढ़ाई भी करो, यहाँ पे भी पढ़ाई करो, सोशल मीडिया में भी। सो क्लास विस्टा ऑन IG को फॉलो कर लो, वहाँ पे थोड़ा अपडेट्स भी मिल जाएगा, थोड़ा मीम्स भी मिल जाएगा, थोड़ा पढ़ाई का टिप्स भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे स्टडी टिप्स भी बोल के एक चीज़ आता है मंडे करके, वो सब तुम लोग अप्लाई कर सकते हो रियल लाइफ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, शायद खत्म ही हो जाएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए ये लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, देखो, नोट्स बनाओ एंड रिवाइज भी करो। जो जितना भी चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने नोट्स बना लिया और तुम लोग वो पढ़ रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।